हाय प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी कैरियर पॉइंट पर आप लोग का वेलकम करता हूं। और मैं आज आप लोग को कक्षा 12 मैथ का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर आव्यूह है जिसे हम इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम पहला नंबर मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर हमसे कोई पूछेगा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज नोन एज मैट्रिक्स। माने संख्याओं का जो आयताकार निरूपण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने ढेर सारी कोई भी संख्या ले लिया क्रम से, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, फिर हमने ले लिया 7 ले लिया, 11 ले लिया। इस तरह से हम आयताकार फ्रेम में अगर इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद में क्या होता है? आव्यूह में जो होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो हम क्रम से संख्याओं को व्यवस्थित किए रहते हैं, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ठीक। इसे क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद में ये पहली पंक्ति है, पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में R1 से डिनोट करते हैं। ठीक। ऐसे ही सेम हम जो है नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में संख्याओं को व्यवस्थित किए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? दूसरी पंक्ति कहते हैं, इसको हम R2 से डिनोट करते हैं। ठीक। और इसी प्रकार से जैसे हमने इधर क्रम से डिनोट किया था जिसे हम रो कहते हैं, पंक्ति कहते हैं, सेम उसी प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर लाइन, वर्टिकल लाइन में जिनको हम अरेंजमेंट किए हैं इनको हम कॉलम कहते हैं, जिसे कॉलम कहते हैं, कॉलम कहते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्तंभ कहते हैं। ठीक। और ये पहली वर्टिकल लाइन है, पहला स्तंभ है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में C1 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ये दूसरी वर्टिकल लाइन में जो संख्याएं हैं ये दूसरा स्तंभ कहलाता है और ये क्या कहलाता है? C2 कहलाता है। ऐसे ही तीसरी जो वर्टिकल लाइन है ये क्या कहलाता है? तीसरा स्तंभ कहलाता है, ये C3 होता है। ठीक। अब उसके बाद में जो होता है ये इसमें जो होता है जितनी पंक्तियां होती हैं, जितने स्तंभ होते हैं, उनको हम क्रॉस चिन्ह के साथ में अगर हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे 2 पंक्तियां हैं तो 2 और 3 स्तंभ हैं तो यहाँ क्रॉस लगा करके 3 लिख दिया, तो ये जो नंबर आएगा, ये जो आएगा ये इस आव्यूह का क्रम कहलाएगा जिसे हम ऑर्डर कहते हैं। तो ये जो होता है ये आव्यूह का ऑर्डर कहलाता है, क्रम कहलाता है। अगर हमें किसी आव्यूह का ऑर्डर निकालना है, हिंदी में उसे हम क्रम कहते हैं। तो उसमें जितनी भी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां तो 2 लिखेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, 3 स्तंभ हैं तो यहाँ हम 3 लिखेंगे और इस प्रकार से उस आव्यूह का हमको यहाँ पर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? हमारा ऑर्डर। और हमें अगर आव्यूह में अवयवों की संख्या को पता करना है तो उनका जो क्रम होता है उस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आव्यूह में अवयवों की संख्या पता चल जाएगी। तो आव्यूह में अवयवों की संख्या बराबर अवयवों की संख्या अगर हमको निकालना है तो संख्या बराबर हम उनके ऑर्डर जो लिखे हुए हैं 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से निकल करके आ जाएगा कि उस आव्यूह में कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस प्रकार से 6 आया है तो हम उसको एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कुल मिला करके यहाँ पे जो 6 अवयव हैं। तो इस तरह से हम आव्यूह के जो है अवयवों की संख्या को निकाल सकते हैं और क्रम को हम पता कर सकते हैं उनके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का मल्टीप्लाई क्रॉस के साथ लिख करके। तो फिर अब इन्हीं के आधार पर जो है हम क्या करेंगे, किसी भी आव्यूह के क्रम के आधार पर आव्यूह को हम कई जो है टाइप्स में, कई प्रकार में हम उसको लिखते हैं, कई प्रकार में पढ़ते हैं। तो अब हम उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम जो तो प्यारे बच्चों अब हम लोग आव्यूह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से आव्यूह के प्रकार
आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला प्रकार जो हमारा होगा वो क्षैतिज आव्यूह होगा। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा कोई आव्यूह जिसमें जो है स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, जैसे हमने ले लिया 2 4 5 और यहाँ ले लिया 1 7 6, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस जो आव्यूह में हम देखेंगे कि इसमें टोटल कुल पंक्तियां कितनी हैं, 1 2, तो इसमें 2 क्या हो गया, पंक्ति हो गई, और 1 2 3 इसमें 3 क्या हो गए, कॉलम हो गए, स्तंभ हो गए। तो इस तरह से इसमें जो होता है क्षैतिज आव्यूह में जो होता है स्तंभों की संख्या क्या होती है, पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, क्योंकि क्षैतिज इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। और ऐसे कोई हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया इस तरह से 1 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, यहाँ हमने 11 ले लिया, 12 यहाँ जो है 9, यहाँ 10 ले लिया। तो इस तरह से आप यहाँ भी देखेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या केवल कितनी है, 2 है, और स्तंभों की संख्या इसमें जो है 4 हैं। तो जिस आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज़्यादा होती है, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, अब हमारा जो है दूसरा प्रकार आता है। दूसरा प्रकार में जो होता है, अब हमारा जो है आव्यूह का अगला प्रकार होगा जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह, वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऐसा कोई आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। जैसे हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ले लिया 2 4 6 5 1 9। ठीक, अब ऐसा कोई आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो, तो माने एक पंक्ति पहला R1, ये कितना हो गया, ये कौन सा होगा, R2 होगा, ये कौन सा होगा, R3 होगा। तो इसमें कुल कितने जो है पंक्ति हो गई, 3 पंक्तियां हो गई, और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, ये C1 हो गया, ये कितना हो गया, C2 हो गया। तो इस तरह से जो है इसमें पंक्तियों की संख्या कुल 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को, ऐसे आव्यूह को जो हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक, क्योंकि इसकी जो है लंबाई है ऊर्ध्वाधर में ज़्यादा है, इसलिए इसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में अगला हमारा जो है मैट्रिक्स आता है, अगला प्रकार जो आता है, तीसरा नंबर जो है हमारा, वो आता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे हम कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अगला नंबर 3 रो मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा कोई आव्यूह जिसमें ओनली वन रो हो, ओनली वन पंक्ति हो, इसी को हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ऐसा अगर हम कोई आव्यूह ले रहे हैं, जैसे 2 4 6, तो इसमें कुल कितने जो है पंक्तियां हैं, एक पंक्ति है। तो ये एक पंक्ति जैसी केवल है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, एक पंक्ति आव्यूह कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक, ऐसे हम दूसरा एग्जांपल कोई ले लेते हैं, जैसे हमने 1 ले लिया, 3 ले लिया, 9 ले लिया, और उसके बाद हमने 7 ले लिया। तो इस तरह से इसमें भी आप देखेंगे ये केवल इसमें एक ही पंक्ति है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ठीक, एक पंक्ति है तो इसका अगर मॉडल लिखेंगे तो 1 इंटू स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। अब इस तरह से हमारा चौथा प्रकार आता है। चौथे प्रकार में हमारा क्या है, चौथे प्रकार में हमको आता है, हमने पंक्ति पढ़ लिया, स्तंभ आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स
ये हमारा चौथा प्रकार है। तो इस तरह से इसको हम हिंदी में कहते हैं स्तंभ आव्यूह। ठीक, आव्यूह। अब स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसा कोई आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो, ऐसे आव्यूह को जो हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया 1 3 5, ये जो हो गया इसमें केवल और केवल एक स्तंभ है, इसलिए इसका नाम स्तंभ आव्यूह पड़ा, इसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे हम देखते हैं पंक्तियां कितनी है, 1 R1, ये क्या हो गया R2 हो गया, ये क्या हो गया R3 हो गया। तो कुल मिलाकर इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है, और स्तंभों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 1 है, एक ही कॉलम है, इसलिए इसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से हम कोई दूसरा देख लेते हैं। ऐसे हमने ले लिया संख्याओं को, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 8 ले लिया, और इस तरह से इसको भी हम देखेंगे। तो इसमें केवल और केवल एक स्तंभ है, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 है, लेकिन स्तंभ केवल और केवल एक है, ये एक स्तंभ के जैसा है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्तंभ आव्यूह। तो इसमें जो है पंक्तियां 4 हैं और इसमें स्तंभ केवल एक और एक है, इसलिए इसको स्तंभ आव्यूह हम कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हम आव्यूह का अगला प्रकार पढ़ेंगे। अगले प्रकार में आता है फिर जीरो मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, शून्य आव्यूह हम किसे कहते हैं। तो हमारा अगला आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह किसे कहते हैं या जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हिंदी में इसे हम कहते हैं शून्य आव्यूह। आव्यूह, ठीक, माने ऐसा कोई आव्यूह जिसके सारे अवयव, सारे एलिमेंट्स क्या हो, शून्य हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने ले लिया एक 0 0 फिर 0 फिर 0, तो इसमें 2 पंक्ति R1, ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा C1, ये C2 हो जाएगा। माने इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2, तो 2 × 2 ऑर्डर्ड का ये एक जो है जीरो मैट्रिक्स होगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कि ये आव्यूह जो है इसका क्रम कितना है, तो हम कहेंगे 2 × 2 है, और ये एक क्या है, शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसके अवयवों की संख्या क्या है, शून्य है। ऐसे हम देखेंगे आगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर एक 0 फिर एक 0 फिर एक 0। तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, ये R1 पहला रो, दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो इस तरह से 3 रो हो गए। कॉलम को हम देखते हैं C1 C2 C3। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 3 है। तो ये 3×3 का जो है मैट्रिक्स है, और ये एक शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसमें जो है सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसलिए इसको हम शून्य आव्यूह कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। फिर हम लोग अगला प्रकार पढ़ते हैं, इसमें आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला प्रकार हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, वर्गाकार आव्यूह किसे कहते हैं, या वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। तो हम अगला जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं वर्ग कैसा होता है। वर्ग किसे कहते हैं, ऐसी कोई आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो उसी से तात्पर्य यहाँ है वर्गाकार आव्यूह, यानी जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्गाकार आव्यूह कहते हैं। जैसे हम कोई भी एलिमेंट ले लिया, हमने ढेर सारे एलिमेंट जैसे 2 ले लिया, 1 ले लिया, फिर 5 ले लिया, 6 ले लिया। अब इसमें हम देखेंगे ये जो है पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, माने इसमें पंक्तियों की संख्या 2। ऐसे ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, इसमें जो है स्तंभों की संख्या 2, तो 2 × 2, इसका मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई आपस में क्या है, बराबर है, इसलिए ये एक क्या कहलाएगा, वर्गाकार आव्यूह कहलाएगा। ठीक, ऐसे एग्जांपल ये 2 × 2 का जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे हम
3/3 का बना सकते हैं, 4/4 का बना सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ ले लिया 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया। अब इस तरह से देखेंगे हम, इसमें कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। ठीक, इस तरह से जो है इसमें पंक्तियाँ 3, स्तंभों की संख्या 3, ये 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं, इसलिए ये भी एक क्या होगा, वर्गाकार आव्यूह होगा। ऐसे हम 4/4 का बना सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, फिर उसके बाद 5 6 9 1 7 11 10 3, और ऐसे हम ले लिया 2 4 5 6। ठीक, इस तरह से हमने ले लिया। और अब इसमें देखेंगे पंक्ति और स्तंभ अगर आपस में बराबर हैं तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 4, तो इसमें पंक्तियों की संख्या यानी रो कितने हैं, 4 हैं, और क्रॉस चिन्ह लगाते हैं, और ये 1 2 3 4, तो इसमें स्तंभ कितने हैं, जिसे हम कॉलम कहते हैं, वो भी 4 है। तो 4/4 का है, लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर है। ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स माने 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 4/4 का भी हो सकता है। अब इस तरह से हम अगला प्रकार पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं, अगला आव्यूह का जो अगला प्रकार है, जिसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। डायगोनल माने विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो अगला हमारा प्रकार है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में क्या क्या कहते हैं, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम, तो प्यारे बच्चों, हम डायगोनल मैट्रिक्स को हम हिंदी में कहते हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह। ठीक, तो दोस्तों विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, माने ऐसा कोई आव्यूह, ऐसा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा कोई वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट कैसे हों, 0 हों, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे आप देख लें, जैसे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लें, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब अभी इसके पहले आप लोग जान चुके हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियाँ और स्तंभ आपस में बराबर हों। तो अगर मान लेते हैं हम 2 × 2 का ले रहे हैं, तो इसके इस जो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण जो होता है, मान लेते हैं कोई हम त्रिभुज लेते हैं, कोई भी हम अगर स्क्वायर लेते हैं, तो उसके जो है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर क्रॉस लाइन अगर हम खींचते हैं, तो इसी को हम विकर्ण कहते हैं। ठीक, ऐसे ये विकर्ण होगा, लेकिन जो मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके शेष 0 होंगे, तो ऐसे आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। जैसे हमने वहाँ 1 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, और मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव जो हो 0 हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। तो ये 1 ये 5 हो गया, और ये होगा 0, ये होगा 0, और ये जो होगा मुख्य विकर्ण हम किसे कहते हैं, जो हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, डाउनवर्ड जाते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसका विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे, इनको छोड़कर अगर बाकी एलिमेंट्स अगर 0 हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। और ये कंडीशन होना चाहिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहे। तो ये 2 × 2 का है, ये जो है आव्यूह है, और क्या कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है। ऐसे सेम हम अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम एक 3/3 का जो है वर्ग आव्यूह ले लेते हैं, और इस तरह से हम देखेंगे, अगर यहाँ हम ले लिया 3 ले लिया, यहाँ हमने 5 ले लिया, यहाँ हमने 6 ले लिया, बाकी ये मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी शेष 0 अगर हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक, तो विकर्ण आव्यूह, ये विकर्ण आव्यूह कितने बाई कितने का है, 3/3 का है, क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3, स्तंभों की संख्या भी 1 2, और ये क्या है, 3 है। तो ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स 0 हैं, अतः इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। अब उसके बाद में आता है, ये विकर्ण आव्यूह के बाद में हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स माने क्या होता है, इकाई आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स,
तो प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है अगला आव्यूह के प्रकार में होगा, जो होगा स्केलर मैट्रिक्स। अगला प्रकार होगा स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश आव्यूह। ठीक, अब ये अदिश आव्यूह किससे कहते हैं? तो ऐसा कोई वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी तत्व एक समान हो, बाकी शेष तत्व क्या हो? जीरो हो, ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करेंगे, ऐसा कोई वर्ग आव्यूह माने जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो अगर हम मान लेते हैं ये 3 का बनाते हैं, तो मान ले 3 पंक्ति 3 स्तंभ जो हम लेंगे, और इसके जो है मुख्य विकर्ण के सभी तत्व समान होंगे, जैसे 2, 2 और 2 हमने ले लिया। ठीक, बाकी शेष तत्व क्या हो? जीरो हो। मुख्य विकर्ण के सभी तत्व आपस में समान हो, बाकी शेष तत्व अगर वो जीरो हो, शेष एलिमेंट अगर जीरो हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक, ये 3/3 का क्या है? एक अदिश आव्यूह है। ठीक, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, 2/2 में ले लेते हैं, जिसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ हो। तो आप देखेंगे इसके जो है मुख्य विकर्ण के अब वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। 5 ले लिया हमने, 5 ले लिया, लेकिन सभी बाकी तत्व जो हों अगर जीरो हैं, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? अदिश आव्यूह कहते हैं। और इसमें पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की भी संख्या कितनी है? 2 है। तो ये 2/2 का क्या है? एक अदिश आव्यूह है। अब जो है हमारा अगला प्रकार है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यूनिट माने क्या होता है? 1। इकाई सदिश किसे कहते हैं? जिसे हम हिंदी में इकाई सदिश कहते हैं। तो अगला प्रकार हमारा है यूनिट मैट्रिक्स। माने क्या हो गया? इकाई आव्यूह। अब ये इकाई आव्यूह क्या होता है? माने ऐसा कोई वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स केवल एक हों और बाकी शेष एलिमेंट्स क्या हों? शून्य हों। तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया और इसमें हमने 1 लिया, 1 ले लिया, 0, 0 ले लिया। अब इसमें कितनी पंक्तियां हैं? ये इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। और इसमें स्तंभों की भी संख्या कितनी है? 2 है। तो इस तरह से 2x2 का जो है ये एक इकाई आव्यूह है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स जो हैं 1 है, बाकी से 0 है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हमारा जो आता है यूनिट मैट्रिक्स के बाद में हमारा क्या आता है? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जो है आगे। तो अब हम त्रिभुजाकार आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारा जो है त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह। अब ये त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है? इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसको हम कहते हैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह हम किसे कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार
आव्यूह, ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह हम किसे कहेंगे? ऐसा कोई वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। जैसे हमने कोई वर्गाकार आव्यूह ले लिया, हमने यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 6 ले लिया, और इस तरह से ये हमने क्या किया, एक वर्गाकार आव्यूह ले लिया और वर्गाकार आव्यूह के मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट, मुख्य विकर्ण क्या होता है? ये होता है, मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहते हैं? ऊपर त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्योंकि ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल का निर्माण करेगा संख्याओं से, तो ऐसे जो है आव्यूह को हम क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। ऐसे सेम हम, ये होता है लोअर ट्रायंगुलाकार मैट्रिक्स। जो दूसरा होता है ये निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह किसे कहेंगे? ऐसा कोई आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट को छोड़ करके ऊपर सारे एलिमेंट क्या हों? जीरो हों, तो उसे हम क्या कहेंगे? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। जैसे हमने ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट को छोड़ करके मुख्य विकर्ण से ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो हैं तो ऐसे आव्यूह को हम क्या कहेंगे? ऊपर त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। क्योंकि निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं हैं, ऊपर के सारे जीरो हैं, इसलिए नीचे एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे त्रिभुज को हम निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहते हैं, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में आता है इसके हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे ऊपर त्रिभुजाकार में हम आ जाते हैं, तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह जो होता है मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। तो ऐसे हम 3/3 का एक जो है आव्यूह बना लेते हैं। तो हमने ले लिया 3 ले लिया, 4 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया। तो इस तरह से ये जो है बाकी नीचे के एलिमेंट जो हों वो क्या होंगे? जीरो होंगे। तो ऐसे आव्यूह को हम ऊपरी त्रिभुजाकार क्या कहेंगे? आव्यूह कहेंगे। क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, और जीरो हैं इसलिए ये ऊपर एक संख्याएं जो है एक त्रिभुज जैसा बना रही हैं, इसलिए इसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहेंगे। ऐसे हम 3/3 का आव्यूह एक इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे ही सेम मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो मान लो 1 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, यहाँ हमने ले लिया 6 ले लिया, यहाँ 9 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया। बाकी ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर वो मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो ये जो है आव्यूह, ये जो होगा वो नीचे संख्याएं एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे, इसलिए इसका जो है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह इसको कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हमारा आता है दो आव्यूहों की समानता के बारे में। हम इक्वलिटी जो होती है, समानता जो होती है आव्यूहों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दो आव्यूह आपस में समान कब होंगे, कैसे होंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक, तो दो आव्यूह समान कब होंगे, कैसे होंगे, उनके लिए कुछ शर्तें हैं। तो आव्यूहों के समान होने की शर्तें, माने दो आव्यूह समान कब होंगे? दो आव्यूह समान तभी होंगे जब उनके ऑर्डर, उनके क्रम आपस में बराबर होंगे, और दूसरा नंबर क्या होगा? उनके संगत अवयव अगर आपस में बराबर हैं तो ऐसे आव्यूह को हम समान आव्यूह कहते हैं। जैसे हमने एक आव्यूह ले लिया a, हमने ले लिया कोई संख्या x, y, यहाँ z, यहाँ कुछ भी ले लिया, w ले लिया। ठीक, ऐसे हमने दूसरा आव्यूह ले लिया b, हमने ले लिया, यहाँ ले लिया a,
बी सी, यहाँ हमने क्या ले लिया, डी ले लिया। अब इन दोनों अवयवों को अगर हमें समान दिखाना है तो समान दिखाने के लिए हमारे पास दो शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए, इन दोनों के, पहला नंबर क्या होना चाहिए, दो शर्तें होनी चाहिए, दोनों के क्रम आपस में बराबर हों, दोनों के क्रम आपस में क्या हों, बराबर हों। नंबर 2, दोनों के संगत अवयव आपस में बराबर हों। ठीक, तब इस तरह से जो है ये पहला अवयव है, तो हम पहले नंबर इसका चेक करेंगे कि दोनों का क्रम आपस में बराबर है या नहीं है। तो हम देखेंगे इसमें जो है पंक्तियां कितनी हैं, स्तंभ कितने हैं। तो इसका अगर हम क्रम निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे, तो ये R1 पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति क्या है, R2 है। इस तरह से इसमें स्तंभ कितने हैं, C1 पहला स्तंभ, C2 दूसरा स्तंभ। तो इस तरह से इसका ऑर्डर आएगा, दो पंक्ति दो स्तंभ, तो 2 क्रॉस 2 का जो है ये क्या है, अवयव है। ऐसे ही सेम हम नीचे वाले को चेक करेंगे, इसमें 1 2, तो इस तरह से दो पंक्तियां हुई R1 और R2। और ऐसे ही सेम इसमें स्तंभों की संख्या C1 और ये क्या हुआ, C2 हुआ। और दो पंक्ति दो स्तंभ इसमें भी हैं, तो इसलिए 2/2 क्रॉस 2 का ये भी एक अवयव होगा। अब दोनों के जो है ऑर्डर क्रम आपस में बराबर हैं, तो पहला कंडीशन ये क्या करता है, फॉलो करता है। ऐसे ही अगर ये दोनों के ऑर्डर समान हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो दूसरी शर्त के अनुसार हम देखेंगे इसका पहला अवयव पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव है वो इसके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव के बराबर होगा। यानी क्या होगा, x बराबर कितना होगा, a होगा। ऐसे ही सेम हम देखेंगे इस वाले अवयव की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो ये होगा, पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, ये अवयव जो होगा y होगा, वो इसकी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के इस अवयव के बराबर होगा। तो y बराबर कितना होगा, b होगा। ऐसे ही सेम हम देखेंगे सभी तत्व आपस में बराबर होंगे। ऐसे ये दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का ये अवयव जो होगा z होगा, इसकी दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का इस अवयव c के बराबर होना होगा। और ऐसे ही सेम हम क्या करेंगे, इसमें जो होगा दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव w होगा, इसके दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का जो अवयव d है इसके बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ये दोनों, तभी हम कहेंगे कि ये दोनों अवयव आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक, अब उसके बाद में हम अगला देखेंगे। बच्चों, हमने आपको दो अवयवों को बराबर होने की कंडीशंस बताई हैं कि दो अवयव अगर बराबर होंगे, दो शर्तें बताया हमने कि पहला नंबर बराबर होने के लिए दोनों के क्रम आपस में बराबर होना चाहिए। नंबर 2, उनके संगत अवयव आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो दिया है यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना आपस में बराबर हैं तो हमें x y z का मान बताइए। ठीक, तो अब ये हमको कह दिया है कि a और b आपस में बराबर हैं, और बराबर हैं इसलिए ये बराबर हैं क्योंकि दोनों के क्रम बराबर हैं। क्योंकि इसमें एक पंक्ति दो पंक्ति, तो इसमें दो पंक्ति और क्या कितने स्तंभ हैं, एक दो स्तंभ हैं। ऐसे ही सेम इसमें भी दो पंक्ति और दो स्तंभ हैं। तो इस तरह से ये इनका जो है पहली कंडीशन हमका पालन कर रहा है, माने दोनों का ऑर्डर, दोनों का क्रम आपस में बराबर है। अब जब बराबर है तो इसके संगत अवयव आपस में बराबर होंगे। तो ये दोनों आपस में दिया है बराबर है, तो a बराबर b हमको दिया है, तो a का वैल्यू यहाँ ला करके रखेंगे तो हो जाएगा x + 1 और ये y यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा z। सेम वही ला करके हम लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे बीच में क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो 6 ये -1 ये 5 3 इस तरह से लिख करके, अब जब दोनों आपस में बराबर है तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होंगे। तो इसका पहला जो है संगत अवयव जो है x + 1 है,
इसका पहला संगत है वो 6 है, तो इस तरह से ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ से हम 100 पक्षांतर करके इसे निकाल लेंगे, तो ये उधर जाएगा -1 होगा, और यहाँ से फिर x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा। इसी तरह से ये दूसरा और इस दूसरे अवयव के बराबर होगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर -1 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से ऐसे ये 5 के बराबर है, संगत आपस में ये बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ऐसे ही सेम ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम जो है x, y और z के मान निकाल सकते हैं। और उसके बाद में जो है हम जो है अवयवों के योग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि अब दो अवयवों का या दो से अधिक अवयवों का योग कैसे निकाला जाता है, दो से अधिक मैट्रिक्स का एडिशन योग कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अवयवों का योग। ठीक, तो यदि दो अवयवों को हमको जोड़ना है, आपस में उनका ऐड करना है, तो पहला कंडीशन ये होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का क्रम आपस में बराबर होना चाहिए, नंबर दूसरा कंडीशन है कि दोनों के संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं और दोनों के जुड़ने के बाद में जो वैल्यू आती है वही उस अवयव का योग होता है। तो इस प्रकार से हम इस पर एक एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल है, यदि एक अवयव a बराबर दिया हुआ है 3, 2, 1, 5, ऐसे ही सेम दूसरा अवयव b इक्वल टू दिया हुआ है 4, 5, 9 और 1। तो हमें a प्लस b का मान अगर ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन्हीं दोनों शर्तों के अनुसार हम जो है उनका योग ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों अवयवों का योग हमको ज्ञात करना है तो हम देखेंगे कि दोनों का ऑर्डर समान है या नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें 1, 2, तो इसमें 2 रोज हैं और 1, 2 कॉलम है। तो इस तरह से 2 क्रॉस 2 का ये एक अवयव है। इस तरह से इसमें भी 1, 2 जो है रोज हैं और 2 क्या है, इसमें कॉलम है। तो इस तरह से 2 क्रॉस 2 का ये भी एक अवयव है। और जब दोनों के क्रम समान है, अगर हमें उनका योग ज्ञात करना है तो हम उनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ देंगे, वही हमारा जो होगा दोनों अवयवों का योग हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हमें इन दोनों का जब योग ज्ञात करना है तो a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो होगा दोनों के संगत अवयव। जैसे इसका पहला अवयव पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का जो अवयव यहाँ कितना है 3 है, और इसके पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का जो वैल्यू है 4 है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से इसका जो है पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का वैल्यू जो है 2 है और प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। इसके जो है पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का वैल्यू जो है वो 5 है, तो इस तरह से इनको जोड़ देंगे। ऐसे ही सेम यहाँ 1 को 9 से जोड़ देंगे तो 1 + 9 करेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ 5 + 1 हो जाएगा। तो इस तरह से संगत अवयव को जोड़ करके जो प्राप्त होगा हमें वो a प्लस b माने दोनों अवयवों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा और 5 1 कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो अवयवों का
योग आपस में हम ज्ञात कर। तो अगला प्यारे बच्चों, हम अवयवों के योग के गुणधर्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अवयवों के योग के गुणधर्म में जो होता है, पहला जो होता है गुणधर्म क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो पहला जो होता है, तो हम चेक करते हैं कि जो है अवयवों का योग जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं। क्रम विनिमय नियम, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ठीक, तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है? यदि दो अवयव ए और बी हैं, ठीक, यदि दो अवयव ए और बी एम क्रॉस, यदि दो अवयव ए और बी एम क्रॉस एन क्रम के अवयव हैं, तो इस नियम के अनुसार जो है हम ए में पहले बी को जोड़ दें या हम बी को ए में जोड़ दें, आपस में बराबर आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ठीक, माने अगर कोई अवयव ए है और बी है तो हम पहले ए को रखें, बाद में बी को रखें, आपस में जोड़ेंगे, जो वैल्यू प्राप्त होगी वही वैल्यू हम पहले बी को रख करके ए में जोड़ेंगे तो सेम वही वैल्यू हमको प्राप्त होगी। ठीक, इसी प्रकार से जो अवयव के योग के गुणधर्म में दूसरा जो आता है साहचर्य नियम, दूसरा आता है साहचर्य नियम। ठीक, तो साहचर्य नियम क्या होता है? अब इसी प्रकार मान लेते हैं यदि तीन अवयव ए कामा बी कामा सी हैं, जिनका क्रम m क्रॉस n है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले A को लिया और B और C को पहले आपस में जोड़ दिया, माने A को लिया अलग से, B प्लस C को जोड़ दिया पहले, फिर A में जोड़ा। तो या हम पहले A और B को जोड़ दें, बाद में C को जोड़ें, तो ये वैल्यू अगर हम समान आ रही है तो इसी को हम कहते हैं साहचर्य नियम। यानी दो या दो से अधिक अवयवों का जो है योग साहचर्य नियम का पालन करता है। माने हम पहले A को अलग रख करके B और C को जोड़ लें, फिर A में जोड़ दें, जो वैल्यू आएगी वही हम A B को जोड़ने के बाद C में जोड़ें तो वही वैल्यू सेम प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि ये जो है ये अवयवों का योग साहचर्य नियम का पालन करता है। अगला गुणधर्म है जो है अगला गुणधर्म योग तत्समक। तो अगला हम जो है योग तत्समक के बारे में पढ़ेंगे। तो योग तत्समक में हम देखते हैं योग तत्समक, योग तत्समक। ठीक, इसमें क्या होता है? एक जो है यदि O एक m क्रॉस n क्रम का शून्य अवयव है तथा A एक m क्रॉस n का अवयव है, तो हम देखते हैं कि उस अवयव A में अगर हम किसी शून्य अवयव को जोड़ते हैं तो हमें
अवयव ए ही प्राप्त होता है, जिसे हम योग तत्समक का नियम कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है, अगर कोई अवयव लिए हैं जो शून्य अवयव नहीं है और एक शून्य अवयव ओ है, अगर हम उस अवयव में शून्य अवयव को जोड़ते हैं तो हमको वही अवयव सेम प्राप्त होता है। जैसे हम नंबर सिस्टम में नंबर को करते हैं कि अगर कोई दो संख्या है उसमें जीरो को जोड़ते हैं तो 2 ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर कोई एक अवयव है वो जीरो अवयव नहीं है, शून्य अवयव नहीं है, अगर शून्य अवयव को उसमें जोड़ते हैं तो हमको वही अवयव प्राप्त होता है। इसे योग तत्समक का नियम हम कहते हैं। अब जो है हमारा अगला नियम है योज्य व्युत्क्रम। अगला गुणधर्म जो आता है योज्य व्युत्क्रम है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। चौथा है योज्य व्युत्क्रम। योज्य व्युत्क्रम, ठीक। तो योज्य व्युत्क्रम में क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, कोई m क्रॉस n का एक जो है a अवयव है और उसमें हम जो है माइनस a करते हैं, उसी डिटरमिनेंट को घटाते हैं तो हमको एक जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होता है। जैसे इसी को हम योज्य व्युत्क्रम का नियम कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक करके हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमने कह दिया कि a बराबर जो है ये 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, ठीक। अब इसी प्रकार हम इस नियम योज्य व्युत्क्रम नियम लगाते हैं, तो अगर a में से a को माने a अवयव में से a अवयव को घटाते हैं तो हमको जीरो अवयव प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम a लिए 2 1 3 1 ऐसे ही सेम माइनस करेंगे और 2 1 3 1 इस तरह से हम घटाएंगे। तो जैसे योग में संगत अवयव आपस में जुड़ते हैं वैसे ही अंतर में जो है संगत अवयव आपस में घटते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये संगत अवयव इससे घटेगा, ये 1 1 से घटेगा, 3 3 से घटेगा और ये 3 1 1 से घटेगा। संगत अवयव आपस में घटेंगे तो पहला वो पहले से घटेगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। और जो है 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, ऐसे 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आएगा। तो इस तरह से अगर हम किन्हीं दो जो शून्य अवयव ना हो अगर उनको हम आपस में घटाते हैं तो हमको जो है एक शून्य अवयव प्राप्त होता है, यानी जो है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। तो इस तरह से हमारा जो है योज्य व्युत्क्रम नियम का जो है प्रूफ निकल करके आता है। तो ये हमको यहाँ से प्रूफ निकलता है। अब उसके बाद में जो है हम अवयवों का जो है अंतर के बारे में पढ़ेंगे। अवयवों का जो है अंतर कैसे निकाला जाता है तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अगली रीडिंग हमारी रहेगी अवयवों का अंतर, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स या मैट्रिक्सेस, ठीक। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स माने अवयवों का अंतर। तो अंतर, यदि हमें दो अवयवों का अंतर ज्ञात करना है तो सेम जैसे योग में कंडीशंस लगे थी कि उनका क्रम आपस में बराबर होना चाहिए। नंबर 2 संगत अवयव आपस में घटेंगे, उसमें जुड़ते थे, इसमें क्या करेंगे, घटेंगे। जैसे हमने क्या किया, पहली शर्त क्या होनी चाहिए, पहली होनी चाहिए कि दोनों अवयवों का क्रम बराबर होना चाहिए, क्रम माने क्या होता है, ऑर्डर। और दूसरा नियम क्या होना चाहिए कि संगत अवयव आपस में घटते हैं, ठीक। संगत अवयव आपस में घटते हैं, ठीक।
तो अगर हमने दो अवयव ले लिया, अब इस पर एक एग्जांपल हम करते हैं। a बराबर हमने ले लिया 3, 5, 9, 7, ठीक, ये ले लिया। और उसके बाद में हमने दूसरा अवयव ले लिया, v इक्वल टू ले लिया 3, 1, 5, 2, ये ले लिया। और हमको दोनों अवयवों का अंतर हमको ज्ञात करना है। यदि हमको दोनों अवयवों का अंतर ज्ञात करना है, माने a माइनस बी हमको ज्ञात करना है, तो पहला नंबर हम चेक करते हैं कि दोनों का जो है क्रम आपस में बराबर है या नहीं। तो हम चेक देखेंगे कि 1, 2 रोज 2 कॉलम, इसका मतलब 2 क्रॉस 2 का ये जो है मैट्रिक्स है। ऐसे ये भी 2 क्रॉस 2 का जो है मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑर्डर समान है। और जब ऑर्डर समान है तो संगत अवयवों को आपस में हम घटा देंगे, संगत अवयवों को आपस में हम घटा देंगे तो हमको जो है अवयवों का अंतर मिल जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, हमको a माइनस बी की वैल्यू निकालना है, a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों को आपस में घटा करके लिख देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों अवयवों का अंतर हो जाएगा। तो ये देखो, इसका पहला अवयव 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसका जो है पहला अवयव कितना है, 3 है, तो वो माइनस लगा देंगे क्योंकि हमको घटाना है। ऐसे इसका दूसरा अवयव इस पंक्ति का 5 है, इस पंक्ति का दूसरा अवयव कितना है, 1 है, तो 5 माइनस 1 करेंगे। ऐसे ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव कितना है, 9, और इसके दूसरी पंक्ति का जो है दूसरा अवयव कितना है, 5 है। पहला अवयव कितना है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 5 है। और ऐसे ही दूसरी पंक्ति का ये दूसरा अवयव 7 है। ऐसे यहाँ दूसरी पंक्ति का ये दूसरा अवयव कितना है, 2 है। तो इस तरह से संगत अवयवों को हम घटा करके दो अवयवों का अंतर ज्ञात कर लेंगे। और 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, 7 में से 2 जाएगा यहाँ से 5 आएगा। तो इस तरह से दो अवयवों का अंतर हम आपस में क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में जो हम इसके सब्सट्रैक्शन के, इसके जो है दो अवयवों के घटाने के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे।